नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब प्रदेश में 22 नवंबर को निकाय चुनाव 3 चरणों में शुरू होने जा रहे हैं। मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने निकाय चुनाव की मतदान की जो तिथि है वो घोषित कर दी है। उन्होंने बताया कि इस बार भी मतदान ईवीएम से होगा और पहले चरण का जो मतदान है वो 22 नवंबर को किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 26 नवंबर और तीसरे चरण का मतदान 29 नवंबर को होगा। पहले चरण में मतदान में 5 नगर निगम और 71 नगर पालिका शामिल है। दूसरे चरण के मतदान के लिए जो कि 26 नवंबर को होगा, उसमें 51 नगर निगम और नगर पालिका 131 शामिल है। आपको ये भी बताते चलें कि दूसरे चरण में 26 नवंबर को 25 जिलों में वोट डाले जाएंगे। अब बात करें तीसरे चरण की, तो तीसरा और अंतिम चरण जिसका मतदान 29 नवंबर को होगा, उसमें 26 जिलों के मतदाता शामिल होंगे। एसके अग्रवाल ने बताया है कि 16 नगर निगम और 198 नगर पालिका के साथ ही 438 नगर पंचायत में मतदान होगा। इसके लिए प्रदेश भर में 11,389 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और नगर पालिका और नगर पंचायत में बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। इस बार 653 निकायों में 12,007 वार्डों में चुनाव होगा और आपको बताते चलें कि मेयर की 16 सीटों और पालिका परिषद चेयरमैन की 199 और नगर पंचायत की 429 सीटों पर मतदान होना है। 10% मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जबकि इन केंद्रों की वीडियोग्राफी भी अब करवाई जाएगी। नगर निगम की चुनाव ईवीएम से, जबकि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। बैलेट पेपर पर प्रत्याशी की फोटो भी होगी और राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने जानकारी दी कि आचार संहिता लागू हो चुकी है और अब किसी भी ट्रांसफर, प्रमोशन या फिर नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। किसी विषम परिस्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी होगी और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार निकाय चुनाव राज्य सरकार के संसाधन से होंगे। हम बाहर से फोर्स नहीं लेंगे। और आपको बता दें कि आज से 1 दिसंबर तक सभी जिलाधिकारी, एसपी, एसएसपी और जिला छोड़कर ये तमाम अधिकारी नहीं जाएंगे। उनकी सारी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। खबर अब मंदसौर से है, जहां पर जिले में गांधी सागर बांध खतरे के निशान पर है। बांध के सभी गेट खोलने के बाद भी पानी की आवक कम नहीं हो रही है। मंदसौर से लेकर भोपाल तक मंत्रियों की चिंता बढ़ चुकी है और सूत्रों के अनुसार सीएम शिवराज सिंह चौहान डैम की घटना को लेकर पहले से ही काफी चिंतित है। इसीलिए डैम को लेकर जिले के कलेक्टर से संपर्क में हैं और इधर डैम और चंबल नदी के पास वाले जो इलाके हैं वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। बांध के सभी गेट खोलने के बाद जो पानी है वो कम नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पानी निकासी के मुकाबले पानी की आवक 3 गुना अधिक है। ये चिंताजनक है और इधर आपको बताते चलें कि चंबल डैम प्रभावित होने वाला है और इसी वजह से राजस्थान का कोटा शहर पहले से ही अधिक बारिश झेल रहा है, जो कि इस वजह से और ज्यादा प्रभावित हो सकता है। चंबल में बैराज भी ओवरफ्लो है और अगर बारिश आने वाले दिनों में कम नहीं होती तो चंबल डैम से जुड़े सैकड़ों गांव को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और मंदसौर में तेज बारिश के कारण निचली बस्तियों में पानी भरना शुरू हो चुका है और काफी हद तक इन बस्तियों में पानी भर चुका है। आपको बता दें कि शहर की अनेक कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पर पानी है और जल भराव की स्थिति है। शासन और प्रशासन समेत नगर पालिका के अधिकारियों ने भी ऐसी जगहों का जायजा लिया है और राहत कार्य शुरू कर दिए गए। इसमें नीलम शाह दरगाह के ऊपर पुलिया पर नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुज्जर और बंशीलाल गुज्जर, सीएमओ पीके सुमन, जलकल सभापति नीलेश जैन, पार्षद कमलेश सिसोदिया, पार्षद गोवर्धन कुमावत और पार्षद साबिर शाह समेत तमाम जो जनप्रतिनिधि और अधिकारी हैं जायजा लेने के लिए पहुंचे और ये तमाम अधिकारी इन बाढ़ ग्रसित इलाकों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। आम नागरिकों के साथ भी इस दौरान चर्चा की जा रही है और आपको बता दें कि राहत और बचाव कार्य पर विशेष जोर दिया जा रहा है। खबर अब बरेली से है, जहां सीएचसी और पीएचसी पर पैसे लेकर ट्रांसफर की लिस्ट का मैसेज बम बरेली में फटा है और अब आवाज लखनऊ में सुनाई दे रही है।
योगी सरकार ने 3 सदस्यीय टीम गठित की है, जिसमें डॉक्टर अनुपम कटिहार निदेशक लखनऊ के साथ 2 सदस्यों को लेकर बरेली पहुंचे हैं। बरेली आने के बाद उन्होंने सीधा ब्लॉक 11 सीएससी पर छापा मारा और सीएससी पीएससी ऑफिस की जांच की गई। सीएमओ बलवीर ने अपनी ऑफिस में निदेशक की आवभगत की और इसके लिए तमाम तैयारियां भी कर ली हैं, लेकिन लगभग 4 घंटे के बाद ये जो जांच चली है, इसके बाद सीधे हेल्थ ऑफिस में जाकर हेड बैठ गए हैं और इसके बाद जो अहम जांच है वो शुरू की गई। और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के पनियरा थाना क्षेत्र के दुर्दलापुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें आपको, ये घटना तब घटित हुई जब बीती रात को कुछ लोगों ने इस मां बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में 17 साल की मासूम लड़की, उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल है। ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बेटी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायल मां को भी इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां से डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। तो वहीं इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और मौके पर पहुंची पुलिस के अधिकारियों ने तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया है कि अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जनपद महाराजगंज अंतर्गत थाना पनेरा के रुदलापुर गांव से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गांव की पिंकी मधेशिया और उनकी पुत्री काजल मधेशिया उम्र लगभग 17 वर्ष को कुछ लोगों द्वारा धारदार हथियार से इनके ऊपर हमला कर दिया गया। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पाया गया कि काजल मधेशिया उम्र लगभग 17 वर्ष की वहीं मौके पर मृत्यु हो गई है। वहीं रिंकी मधेशिया जो इनकी माता जी हैं, उनको चोट पहुँची है, जिनको तत्काल अस्पताल इलाज हेतु भिजवाया गया है तथा शव को कब्जे में लेते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके परिवार से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों को लगाया गया है और जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ गैस सिलेंडर और सब्जियों का काउंटर लगाकर और हाथों में झुंझुना लेकर कांग्रेसियों ने यहां पर चौपाल लगाई है। आप देख सकते हैं कि काफी अनोखी तरीके से जो कांग्रेस पार्टी के तमाम अधिकारी और पदाधिकारीगण हैं वो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम विधायक यहां पर मौजूद हैं और इसी बीच इंदिरा भवन पर यह चौपाल लगाई गई है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और प्रतापगढ़ प्रभारी मुकुंद तिवारी। आपको ये भी बता दें कि दोपहर 2 बजे से कांग्रेसी उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस पूर्वी के पूर्व अध्यक्ष नीरज तिवारी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यालय पर सभी फ्रंटल संगठनों ने और उनके अध्यक्ष और पदाधिकारी समेत चिलचिलाती धूप में चौपाल लगाकर बैठ गए और महंगाई को लेकर सरकार पर हमला करने में ये तमाम जुटे रहे। आपको ये भी बता दें कि चौपाल की बाबत नीरज तिवारी ने जहां सब्जियों सिलेंडर रखकर चौपाल लगाने के बात कही है और साथ ही उन्होंने कहा कि पहले जरा बढ़ती महंगाई थोड़ी बढ़ती थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी के बड़े बड़े ऐसे ही धरने पर बैठ जाते थे, लेकिन अब वो कोई धरने पर नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर यह तंज कस दिया गया है कि कांग्रेस सरकार में जब भी अगर हल्की सी भी महंगाई बढ़ी तो ये तमाम दिग्गज धरने पर बैठ जाते थे, लेकिन अब वो दिग्गज आखिर कहां हैं जब महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर महंगाई के खिलाफ ये पूरे प्रदेश में आज चौपाल लगाया गया है। उसी क्रम में आज प्रतापगढ़ में कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। आज जिस तरह से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई चरम सीमा पर है। आज महंगाई होने के कारण आम लोगों के रोजमर्रा की चीजें जिस तरह से महंगे कर दिए गए, लोगों का जीना दूभर हो गया है। गैस सिलेंडर महंगा, सब्जियां महंगी, खाने का तेल महंगा, दूध महंगा, दही महंगा, दवा महंगा। अब ये सरकार महंगाई की पूरक बन गई है। ऐसी निकम्मी सरकार को हटाने के लिए आज प्रतापगढ़ में जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस का हल्ला बोल है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश के निर्देश पर महंगाई चौपाल का आयोजन सभी जनपदों में ब्लॉक स्तर पर हो रहा है। आप सोचिए
कि ये भाजपा की सरकार जब कफन पर जीएसटी लगा सकती है, बच्चों के पेंसिल और रबड़ पर जीएसटी लगा सकती है, तो इससे क्या उम्मीद की जा सकती है। हम लोग की मांग है जितने भी जीएसटी लगे हुए हैं, जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, उनसे जीएसटी वापस लिए जाए। और आज पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में आप देखिए बेतहाशा वृद्धि हो रही है। 100 के ऊपर पेट्रोल है, 55 के ऊपर डीजल है, आज गैस 1050 रुपए में है, जब 400 रुपए में गैस सिलेंडर हुआ करता था। स्मृति ईरानी जी और भाजपा के बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतरकर सिलेंडर लेकर आंदोलन। अब रुक करते हैं हरदोई का, जहां पर लोनार पुलिस का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कुछ दबंगों के द्वारा मंदिर पुजारी और कई अन्य लोगों के साथ मारपीट की गई, और इसी मारपीट के मामले में पुजारी ने ही पुलिस में जाकर मुकदमा दर्ज करवाया था। और अब पीड़ित के साथ हुई घटना के वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो लोनार पुलिस की किरकिरी होने लगी। आपको बता दें कि एएसपी ने बताया है कि इस मामले में दूसरे पक्ष की एफआईआर के आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल एक युवक ने अपने ही गांव के रहने वाले 6 लोगों पर बाबा को मारने, पीटने और दान पात्र से रुपए उठे ले जाने का आरोप लगाकर कार्रवाई किए जाने की मांग की। एसपी को संबोधित एक ज्ञापन भी दिया गया और एक शिकायती पत्र दिया गया, जहां पर मुजाहिद पर गांव के रहने वाले रमाकांत ने आरोप लगाया कि जन्माष्टमी की रात को शिवालय में तैयारी कर रहे थे, और इसी बीच गांव के ही अनूप प्रमोद और राम मूर्ति, अनिल कुलदीप, हरिओम, ये तमाम लोग वहां पहुंचे और शराब के नशे में आए। बाबा के साथ मारपीट की गई, और जब उसने इसका विरोध किया तो लोगों ने लाठी डंडों से मारा पीटा और दान पात्र से रुपए उठाकर वहां से चले गए। हमारे गांव के एक व्यक्ति अनूप यादव नाम के जो है, जो काफ़ी दबंग टाइप का है। हमारे अभी जन्माष्टमी का प्रोग्राम चल रहा था, तो वहीं पे हम कार्यक्रम की देखभाल और वहाँ सहयोग दे रहे थे। तो एक हमारे ये बाबा जी हैं, उनके साथ आके बदतमीजी करने लगा। तो लोगों के मना करने पर और मुझे पुरानी रंजिश के चलते मैं साइड में खड़ा था, मुझे मना करने पर तो घसीट लिया मुझे मारा पीटा। उसके बाद में पुलिस वहाँ पे आई और मुझे गिरफ्तार भी किया। मैं रात भर थाने की कस्टडी में रहा, और उसके बाद में मुझे ज़मानत पे यहाँ मतलब आने दिया गया है। और मेरी तरफ से मुझे चोट भी काफ़ी आई है, और अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक महोदय हरदोई के पास आया हूँ अपनी शिकायत लेके कि मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें, मेरा भी मुकदमा आरोपी के खिलाफ पंजीकृत किया जाए। और राजनीतिक दबाव के कारण मेरा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे साथ एक अनूप नाम का नेता मारपीट की मुजाहिदीन का, वो आके हमारे आसन पे बैठ गया। उसे माना करने के बाद में गाली गलौज दी, लोगों ने समझाने के बाद में वो चला गया। फिर वो अपने छोटे भाई को भी, छोटे भाई भी आके आसन पे बैठा। उसे माना करने पे वो सब मार तोड़ करने लगे। किससे शिकायत की और क्या आश्वासन मिला? हमने शिकायत किया, हमारा प्रशासन ने सुना नहीं। जन्माष्टमी के दिन ऐसा ज्ञात हुआ कि बाबा के मंदिर के अंदर झगड़ा हुआ है, और इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि हमारे आसन पे बैठ गए थे। तो इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ है, लेकिन ये बाबा की तरफ से नहीं है, ये अनूप यादव की तरफ से अभियोग पंजीकृत हुआ है। बाबा का प्रार्थना पत्र मिला है, और इसमें भी जांच करा के इसमें भी अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। सर, उनका सीधा आरोप है कि हमारी ही पिटाई हुई और हमारे बजाय जो है दूसरे लोगों का अभियोग पुलिस ने हमारे खिलाफ लिख दिया। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा था। इसमें जांच करा के इनकी तरफ से भी अभियोग पंजीकृत कराए। और अब आपको बता दें, खबर बिहार से है, जहां पर गठबंधन की सरकार की शक्ति परीक्षण से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता और एमएलसी सुनील सिंह के पटना के शास्त्री नगर इलाके में स्थित घर पर बुधवार की सुबह ही छापेमारी हो गई। ये छापेमारी केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा की गई है। गौरतलब है कि सुनील सिंह को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का बेहद करीबी माना जाता है। बता दें कि सुनील सिंह सहकारी समिति से जुड़े हुए हैं और आरजेडी में कोषाध्यक्ष भी हैं। वो साल 2003 से बिहार स्टेट मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड के अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं। सुनील कुमार सिंह जून 2020 में आरजेडी के एमएलसी चुन लिए गए थे, और सुनील कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल बिहार के कोषाध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि सुनील कुमार सिंह लालू यादव परिवार से सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक है,
इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राबड़ी देवी हर साल उन्हें रक्षाबंधन पर राखी बांधती हैं। लालू परिवार के साथ रिश्ते की डोर में बंधे सुनील कुमार सिंह भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हर जिम्मेदारी निभाते आए हैं और हर परिस्थिति में लालू परिवार के साथ देते हुए भी नजर आए। और अब उन्हीं को यहाँ पर शिकंजे में कस दिया गया है और यहाँ पर रेड चल रही है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि सुनील सिंह की पत्नी ने कहा है कि अगर कुछ नहीं मिला तो मानहानि का केस दर्ज किया जाएगा। हमारा 2 बेटा है और हमारी वाइफ है। हम किसी आदमी को हम देखेंगे ना, बुलाएंगे ना साथ में, मान लिया कुछ रख दीजिएगा तब क्या करेंगे? यार पुलिस को बुलाइए, उसके साथ कराइए, उसके सामने कराइए। थाना को खबर करना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये जानबूझ के 100% जानबूझ करके, कोई मतलब नहीं है इसका। कौन नहीं जानता है भाई हमारे बारे में? चोरी चमारी करते हैं क्या? आपके ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं ये लोग? क्या मिलेगा? घर में ये लोग हैं, हम बाहर हैं। ठल्लू मिलेगा, ठल्लू बाप। हमारा 2 बेटा। तो वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सुनील सिंह काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस को इस बात की सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन जबरन उनके घर में घुसा गया है। बहरहाल अब बढ़ते अगली खबर की ओर। इसी क्रम में बिहार में जिस तरीके से बहुमत परीक्षण होना है और इसी बीच राज्य से बहुत बड़ी ये खबर सामने आई है, जहां पर आरजेडी के 2 बड़े नेताओं के घर पर छापेमारी चल रही है। एमएलसी सुनील सिंह और राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की है। महागठबंधन सरकार की शक्ति परीक्षण के बीच आरजेडी नेता के घर में छापेमारी बिहार सरकार को असहज कर सकती है। बताया जा रहा है कि सुनील सिंह के घर पर नौकरी के बदले जमीन के मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। इस छापेमारी पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि इसे एजेंसियों की छापेमारी न कहिए, इसे बीजेपी के संगठनों की छापेमारी कहिए। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने सरकार बनाने के बाद कहा है कि आइए हमारे घर में दफ्तर खोल लीजिए। हम दिल्ली, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक वही कहानी देख रहे हैं। एक बात समझ लीजिए कि जिस तरह से इन एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी ने किया है, जब ये सत्ता से बाहर होंगे तो इनकी जद में ये भी आएंगे, क्योंकि इनका चरित्र अब खराब हो गया है। दिल्ली में कौन बैठे लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं, आपराधिक माइंड के लोग हैं। और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इशारों में बीजेपी पर ट्वीट करते हुए हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वो डरेंगी नहीं, वो झुकेंगी नहीं, समाजवादियों की सरकार है, बिकेगी नहीं। और धार जिले की कुक्षी तहसील में हुए किसान समस्या आंदोलन में आए क्षेत्र लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं और कार्यकर्ता, उन्हीं को संबोधित करते हुए विधायक बघेल ने बीजेपी को आड़े हाथों लपेटा है। उन्होंने बीजेपी के दौरान कहा है कि बीजेपी ने हमें कहा था कि तुम्हारी सरकार 15 महीने रही, क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार अभी 25 महीने से है, तुमने डूबे प्रभावितों और किसानों के लिए आखिर क्या किया है? खूब चला आरोप और प्रत्यारोप का ये दौर। और इस दौरान आपको बता दें कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी टारगेट किया गया है और बोला गया है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर खेल खेले जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का एक खेल है और अगर खाद की दिक्कत दूर नहीं होती तो इस आंदोलन को दिल्ली तक लेकर जाने की भी बात कही गई है। साथ ही आपको बता दें कि इस बीच डूबे से प्रभावित हुए लोगों को बिजली, पानी और मुआवजा राशि देने की मांग भी उठाई गई है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।